जय हिंद। स्वागत है आपका नंबर सिस्टम के पार्ट सेकंड में। कल हमने नंबर सिस्टम का पार्ट वन किया था, जिसमें हमने प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और सम संख्याएं, विषम संख्याएं और इंटीजर्स यानी पूर्णांक के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो चलिए उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अगर किसी ने पार्ट वन नहीं देखा है तो पहले जाके आप पार्ट वन देखिए, फिर हम पार्ट टू को आप देखेंगे तो समझ पाएंगे, लिंक कर पाएंगे आप। तो इसमें अगला नंबर है हमारे पास अभाज्य संख्याएं, जिसको हम प्राइम नंबर भी कहते हैं। प्राइम नंबर्स ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आपको सारी जानकारी पता होनी चाहिए। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो या तो स्वयं से विभाजित होती हैं या फिर एक से विभाजित होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या हम इसके दूसरे डेफिनेशन की बात करें तो ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड होंगे। कितने गुणनखंड होंगे? दो। वो कैसी संख्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। तो संख्याओं के बारे में मैंने आपको बताया, तो पहला नंबर बताया था प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं आपने देखा था 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक थी? अनंत थी। तो उन्हीं में हम चेक करते हैं। तो सबसे पहला नंबर है एक हमारा। एक को चेक करते हैं क्या ये प्राइम है कि नहीं है। तो मैंने कहा कि वह संख्या जो या तो स्वयं से कटे या फिर एक से कटे। तो एक को आप देख रहे हैं स्वयं भी एक है और इसका गुणनखंड भी एक है। दूसरा अगर हम डेफिनेशन लगाएं तो इसके दो गुणनखंड होने चाहिए, जबकि एक का केवल कितना गुणनखंड है? एक। तो इसका मतलब ये इसकी क्राइटेरिया में नहीं आता है, मतलब एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो एक के बाद क्या आता है? दो। दो को चेक करते हैं। आप बताइए, दो एक से विभाजित हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। दो स्वयं दो से विभाजित हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। इसका मतलब वह संख्या जो या तो एक से विभाजित हो या तो स्वयं से विभाजित हो तो अभाज्य संख्या कहलाएगी। और इसके गुणनखंड भी कितने हैं? दो। मतलब हमारी दो अभाज्य संख्या है। तो पहली अभाज्य संख्या में कौन सी मिली? दो। अच्छा, तीन को चेक करते हैं। तो तीन को भी आप देख रहे हैं या तो एक से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा या स्वयं से विभाजित होगा। इसका मतलब अगली अभाज्य संख्या कौन सी है? तीन है। चार को चेक करते हैं। आप बताइए, चार एक से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। दो से कटेगा? बिल्कुल। और स्वयं चार से कटेगा। तो मैंने कहा या तो एक से होना चाहिए या फिर किससे होना चाहिए? चार से, जबकि ये तो दो से भी कट गया। इसका मतलब ये इसके क्राइटेरिया में नहीं आ रहा है, मतलब चार अभाज्य संख्या नहीं है। पाँच को चेक करते हैं। तो एक से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है, इसका मतलब ये भी अभाज्य संख्या है। तो ऐसे आप कई सारी अभाज्य संख्याएं निकाल सकते हैं। पाँच के बाद फिर कौन सी होगी? सात होगी। अच्छा बताइए, नौ होगी कि नहीं? तो नौ आप जानते हैं एक से कटेगा, तीन से कटेगा, स्वयं से कट जाएगा। इसके भी दो से अधिक गुणनखंड हो गए, मतलब नौ अभाज्य संख्या नहीं है। फिर 10 भी नहीं होगा। 11 है कि नहीं? बिल्कुल है। तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 ये सारी हमारी कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्या। अच्छा, इसमें कुछ हमारे पास पॉइंट्स हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट्स है कि आपसे पूछता है कि बताइए, अगर हम 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं लिखें तो उसमें हमें कितनी अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। दूसरा पॉइंट है कि अगर हम 1 से लेकर 50 तक की संख्याएं लिखें तो हमें उसमें कितनी अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। तीसरा पॉइंट है, अगर हम 50 से 100 तक की संख्याएं लिखें तो हमें उसमें कितनी अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। तो मैं आपको जानकारी के लिए ऐसे डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, लेकिन आपका होमवर्क मैं ही दे रहा हूँ। एक आपको क्या करना है, 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं लिखनी है और उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें आगे भी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। तो 1 से 100 तक अगर पूछा जाए तो हमारे पास टोटल 25 अभाज्य संख्या है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा चुका है एग्जाम में। और 1 से 50 तक कितनी है हमारी? 15 अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप बताइए, 1 से 50 तक हमारी 15 अभाज्य संख्या है। 1 से 100 तक टोटल कितनी है? 25। तो अगर 50 से 100 के बीच में पूछा जाए तो अगर 25 में से 15 घटा देंगे तो कितना आएगा? 10 अभाज्य संख्या है। तो आप जब कल गिनती लिखेंगे तो आप इससे वेरीफाई करिएगा कि आपने कहीं गलती तो नहीं की है। तो 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या? 25। 1 से 50 तक 15 और 50 से 100 तक कितनी है? 10। ठीक है। अच्छा, कुछ और बेसिक से पॉइंट की बात करें तो चौथा पॉइंट, दो इकलौती ऐसी सम संख्या है। दो इकलौती ऐसी सम संख्या है। सम संख्या मैंने आपको पीछे पढ़ाया है, जो कि क्या है?
अभाज्य भी है, इसलिए इसको सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। सम अभाज्य संख्या, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि इनमें से सम अभाज्य संख्या कौन सी है, और आपको ऑप्शन दे रखा था 2, 4, 5, 7। तो कुछ लोग इसका उत्तर 2 लगाए होंगे, कुछ लोग 4, जबकि 4 तो अभाज्य ही नहीं है, तो सम अभाज्य कैसे होगी। तो 2 इकलौती ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य भी है, इसलिए हम इसे कौन सी संख्या कहते हैं, सम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्याओं में फिलहाल इतना ही करेंगे। आगे हम नंबर सिस्टम में एक टाइप पढ़ेंगे जिसमें हम संख्याओं का योग निकाल रहे होंगे, तो वहाँ भी हम अभाज्य संख्याओं के डिस्कशन करेंगे फिर से। अगला नंबर हमारा कौन सा है, अगला नंबर है हमारा भाज्य संख्याएं। इनका दूसरा नाम क्या है, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स। तो इनकी परिभाषा क्या होती है, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और एक नंबर से कट जाएं, वे कैसी संख्याएं होंगी, भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो आप बताइए, एक तो हमारी किसी श्रेणी में नहीं आता है, 2 हमारी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य है, तो कौन सा नंबर बचा, 4। तो मैंने कहा कि वे संख्याएं जो एक से कटें, स्वयं से कटें और साथ ही साथ किसी और भी एक नंबर से कट जाएं, तो वो कौन सी संख्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। तो बताइए, 4 तो 2 से भी कट जाएगा, 1 से कटा, स्वयं से कटा और साथ ही साथ किससे कट गया, 2 से, मतलब ये हमारी भाज्य संख्या है। ठीक है, या यूं कह लें हम कि वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, 1, 2 और 3, 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, मतलब ये हमारी भाज्य संख्या है। 5 तो हमारी अभाज्य होती है, 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। तो बताइए, इसके तो 2 से अधिक गुणनखंड, 4 गुणनखंड हो गए, इसका मतलब ये भी भाज्य संख्या है। तो 4, 6, 8, 9, 10 इनफाइनाइट तक हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये रही भाज्य संख्या। अब अगला नंबर है हमारा सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, इनको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम का मतलब क्या है, ऐसे 2 नंबर जिनका एलसीएम कितना हो, 1 हो, जिनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो। एचसीएफ का मतलब कि दोनों नंबर्स में कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे मैं कहूं कि आप बताइए 3 और 5 क्या हमारी सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो बिल्कुल 3 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों में से अगर जो भी मैक्सिमम कॉमन हो जाएगा वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो बताइए 3 और 5 में से मैक्सिमम में 1 कॉमन ले सकते हैं, यानी एचसीएफ कितना है इसका, 1 है। इसका मतलब 3 और 5 क्या है, हमारी सह अभाज्य संख्याएं हैं। अच्छा, ये बताइए 8 और 11 क्या सह अभाज्य संख्याएं हैं, बिल्कुल। 8 और 11 में हम मैक्सिमम कितना कॉमन ले सकते हैं, 1। इसका मतलब 8 और 11 भी सह अभाज्य हैं। अच्छा, 13 और 15 क्या है, सह अभाज्य हैं कि नहीं, बिल्कुल। तो अगर 2 संख्याएं हैं और उसमें उसका एचसीएफ कितना है, 1 है, तो वो कैसी संख्याएं होंगी, सह अभाज्य संख्याएं होंगी। अच्छा, एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा कि सह अभाज्य में दोनों का प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ 3 और 5 दोनों अभाज्य हैं और सह अभाज्य भी हैं, लेकिन 8 और 11 में 8 अभाज्य नहीं है जबकि 11 अभाज्य है, तब भी ये क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए बस। अब दोनों वो अभाज्य हों या ना हो, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। सह अभाज्य संख्याएं हो गया। अगला है हमारा ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम नंबर्स, जिसे हम बोलते हैं जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होता है कि ऐसे 2 प्राइम नंबर्स जिनके बीच का गैप 2 है वो
जुड़वा अभाज्य या ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 3 और 5। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि दोनों ही नंबर कैसे होने चाहिए, अभाज्य होने चाहिए यानी प्राइम होने चाहिए। अच्छा, और दूसरा कौन सा है, 5 और 7। बताइए दोनों में 2 का गैप है कि नहीं, इन दोनों में भी 2 का गैप है कि नहीं। अच्छा, और भी बताइए, आप बताइए एक आध। अगला क्या हो सकता है, 11 और 13। ये भी कैसा है, दोनों अभाज्य भी हैं और दोनों में गैप कितने का है, 2 का है। और बताइए एक और देख लेते हैं, 17 और 19। बताइए दोनों में 2 का गैप है कि नहीं, तो दोनों कैसे हैं, जुड़वा प्राइम है। आपके लिए यहीं पे मैं एक होमवर्क देते जा रहा हूँ। होमवर्क क्या है कि आपको बताना है 1 से 100 तक कितने हमें जुड़वा अभाज्य संख्याएं मिलेंगी, जुड़वा अभाज्य। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करेंगे इसका, ठीक है। तो ट्विन प्राइम नंबर्स तक हमने सीख लिया है। अगला नंबर है हमारा परिपूर्ण संख्या। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी टैब पे 2-3 दिन पहले पूछा था, ठीक है। तो उसमें 90% लोग बच्चों ने इसका गलत जवाब दिया था। क्योंकि परफेक्ट नंबर से बच्चा सोचता है कि या तो वह नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा या तो परफेक्ट क्यूब होगा, और उससे जो ऑप्शन में मैंने परफेक्ट क्यूब दे रखा था उसी को सारे लोगों ने उत्तर लगा दिया, जबकि ऐसा नहीं है। परिपूर्ण संख्या क्या होती है, पहले इसकी परिभाषा हम देखते हैं। तो ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों लेकिन स्वयं संख्या को छोड़कर योग करने पे संख्या के बराबर आ जाए, तो ऐसी संख्या परिपूर्ण संख्या कहलाती है। मैं क्या कह रहा हूँ उसको एग्जाम्पल समझते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको। एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मैं कहूँ कि हमारे पास 2 नंबर, पहला नंबर 2 हमने लिया, तो बताइए 2 के कौन कौन से फैक्टर हैं। एक तो 1 है, एक 2 है। मैंने कहा कि अगर आप इनके गुणनखंडों को जो कि 1 और 2 है इनको जोड़ो, लेकिन स्वयं संख्या को नहीं लेना है, और जो बचे गुणनखंड हैं उनको जोड़ो और संख्या के बराबर आ जाए, तो वह संख्या कैसी संख्या होगी, परिपूर्ण संख्या होगी। लेकिन आपने जैसे ही 2 को छोड़ा तो बचा तो केवल 1 ही। अब 1 2 के बराबर कैसे हो सकता है, मतलब ये हमारी परिपूर्ण संख्या नहीं है। 3 को भी करेंगे तो 1 और 3 होगा, 3 को छोड़ देंगे तो 1 ही बचेगा। 4 को देखते हैं, बताइए 4 1 से विभाजित हो जाएगा, 2 से हो जाएगा और स्वयं 4 से हो जाएगा। मैंने कहा 4 को नहीं लेना है। अब जो बचे इसके फैक्टर हैं इनको अगर हम जोड़ लें और स्वयं संख्या के बराबर आ जाए तो ये परिपूर्ण संख्या हो जाएगी। लेकिन 2 और 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 3, जो कि 4 के बराबर तो है नहीं, मतलब 4 भी परिपूर्ण नहीं है। 5 भी नहीं होगा, 1 और 5 5 को छोड़ देंगे। तो अगला नंबर हमारा कौन सा है, 6। 6 को चेक करते हैं। तो 6 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 1 होगा, गुणनखंड कह लीजिए चाहे डिवाइज़र कह लीजिए, 2 होगा, 3 होगा और स्वयं कौन सा होगा, 6 से विभाजित होगा ये। तो आप बताइए हमें, अगर हम इसको छोड़ दें स्वयं 6 को और जो बचे गुणनखंड हैं इसके डिवाइज़र्स हैं इनको जोड़ लें, तो आप बताइए क्या 6 के बराबर हमें मिल रहा है। जोड़ लीजिए इनको, 3 + 2 + 1, 3 2 5, 5 1 6, मिल गया हमें बराबर। इसका मतलब ये हमारी परिपूर्ण संख्या है पहली। तो 6 हमारी कैसी नंबर है, परफेक्ट नंबर है, यानी परिपूर्ण संख्या है। तो पहली हमारी परफेक्ट नंबर है 6। इसके बाद अगर आपको मैं चेक करने को दूँ तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा, 7 8 9 10 11 12 13 14 चेक करते रहेंगे तो आपको काफ़ी देर के बाद मिलेगा एक नंबर। जो अगला परफेक्ट नंबर है वो है 28। जब मैं ये क्लास में पूछता था तो बच्चे काफ़ी मेहनत करते थे, जब तक 28 तक पहुँचते थे तब तक 3-4 मिनट बीत जाता था। तो देख लेते हैं इसको भी। बताइए 28 1 से कटेगा, 2 इसका गुणनखंड होगा, 4 भी होगा, 7 भी होगा, 14 भी होगा और स्वयं 28 भी होगा, जबकि 28 को नहीं लेना है। तो आप बचे जो हैं इनको जोड़ लीजिए, 14 7 में जोड़ेंगे कितना होगा, 21 21 4 25 25 2 27 27 1 28, यानी गुणनखंडों को जोड़ने पे कितना मिल गया, 28। मतलब अगला परफेक्ट नंबर कौन सा है, 28। तो अगर मैं यहाँ आपको होमवर्क दूँ कि अगला आप परफेक्ट नंबर बताइए, तो आप इसका उत्तर बिना आगे देखे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
तो आप देखेंगे आपको बहुत सा टाइम लगने वाला है, क्योंकि अगला परफेक्ट नंबर काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, अगला परफेक्ट नंबर है 496। बताइए क्या आप यहाँ तक पहुँच सकते थे इजली? नहीं। तो 3 आपको ध्यान रखने हैं बेसिकली। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा परफेक्ट नंबर है, तो इसलिए मैंने 3 बता दिया आपको, ध्यान रखिएगा। अगले नंबर पे अगर हम आए तो अगला नंबर है हमारा अगला नंबर ले लेते हैं हम पहले, रेशनल नंबर। जिसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेशनल नंबर क्या होता है? तो अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो ऐसा नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि q डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, लेकिन q को क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नंबर क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ और आपसे पूछूं बताइए 2 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो बिल्कुल। अगर हम किसी संख्या को p/q के रूप में लिख पाएँ और q 0 नहीं होना चाहिए, तो वो कैसा नंबर होगा? परिमेय नंबर। तो आप बताइए 2/1 लिख सकते हैं, p/q का रूप है। क्या q 0 है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब 2 भी हमारा क्या है? परिमेय नंबर है, परिमेय संख्या है। अच्छा, 3/2 बताइए, p/q के रूप में है। 7/2 बिल्कुल है। 11/17 है। p/q के रूप में अगर है तो वह कैसा नंबर है? परिमेय संख्या है। बोलो हाँ या ना। अच्छा, अगर मैं आपसे एक नंबर और पूछूं कि बताइए 0.25 क्या ये परिमेय संख्या है? तो आप कहेंगे अभी तो सर ये p/q के रूप में नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? आप बताइए दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1, 2। यानी अगर हम इसको ऐसे लिखें 25 बटे जितने दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने 0 अगर हम 1 के आगे लगा दें तो वो p/q के फॉर्म में चेंज हो जाता है। यानी 0.25 को हम 25/100 भी लिख सकते हैं। तो आप बताइए क्या ये p/q का फॉर्म हो गया? बोलो हाँ या ना। तो हो गया बिल्कुल। इसका मतलब 0.25 भी हमारी परिमेय संख्या है। बोलो हाँ। अच्छा, इसे बताइए 0.13597814, बताइए ये परिमेय संख्या है कि नहीं? तो मैंने कहा कि अगर दशमलव के बाद जितनी संख्या अंक हैं उतने 0 अपॉन में लगा दो तो वो p/q के फॉर्म में आ जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1359781 अपॉन में आप 2, 3, 3, 6, 2, 8 0 लगा दीजिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये p/q का फॉर्म आ गया कि नहीं? इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या है। तो अगर कोई भी नंबर हो जिसे आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वह कैसा नंबर होगा? परिमेय संख्या होगा। बोलो हाँ या ना। पक्की बात है। चलिए, अब एक आपसे मैं पूछता हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे अगले पेज पे पूछता हूँ। जैसे मैं कहूँ कि बताइए 0.3333 डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट तक गया है, मतलब डॉट 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 लग गया। तो अब बताइए ये परिमेय संख्या है कि नहीं? तो मैंने कहा कि दशमलव के बाद हमारी संख्या रिपीट कर रही है 3 3 3 3। तो अगर दशमलव के बाद कोई संख्या रिपीट हो रही हो तो हम इसे लिख सकते हैं 0.3 पर बार ये दिखाता है कि यह नंबर इनफाइनाइट तक रिपीट हो रहा है। और अगर कोई संख्या बार में है यानी उसके ऊपर बार लगा हुआ है, बार का मतलब ये अपने सर वाला बाल नहीं है, यहाँ पे वो बाल होता है, ये बार है। बार का मतलब ये इसको दिखा रहा है कि ये इनफाइनाइट तक जाएगा लेकिन कहीं कटने वाला नहीं है। तो अगर किसी संख्या के ऊपर बार लगा है इसका मतलब वह संख्या भी p/q के रूप में चेंज की जा सकती है। कैसे? 3/9। जैसे ही आप बार हटाएंगे इसके अपॉन में कितना आ जाएगा? 9। और 3/9 का मतलब कितना होता है? 1/3। p/q के रूप में आ गया। इसका मतलब ये भी कैसे नंबर है? परिमेय संख्या है। तो अगर किसी संख्या, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊँ, अगर किसी संख्या को हम बार में चेंज कर पा रहे हैं तो वह संख्या भी कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या। एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मैं कहूँ 0.15 15 15 डॉट 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 डॉट,
इसका मतलब क्या है कि यह 1 5 1 5 1 5 1 5 करके रिपीट हो रहा है। तो जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं आप उसको लिखेंगे 0.15 के ऊपर बार। एक नंबर अगर रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर बार आएगा, दो दो नंबर करके रिपीट हो रहे हैं तो दोनों पे बार आएगा। और इसको अगर हम चेंज करना चाहें तो लिख सकते हैं 15, दो संख्याओं पे बार है तो 2 बार 9 आएगा। तो बताओ P/Q का फॉर्म आ गया, मतलब ये भी हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। बोलो हाँ या ना। अगला अगर हम देखें, जैसे हम कहें 0.1234 1234 1234 डॉट 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 डॉट, तो ये 4 अंक करके अब रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा हो अगर तो हम उसे तुरंत बार में चेंज कर सकते हैं, और बार में चेंज होगा तो P/Q में भी चेंज हो जाएगा, और P/Q में चेंज होगा तो वह कौन सा नंबर हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी हम इसे लिख सकते हैं 1234/999। बताओ P/Q का फॉर्मेट आ गया, मतलब ये भी हमारी कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या। लेकिन यहीं पे मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट सवाल बताने वाला हूँ आपको। आप बताइए, मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 0.125791035 डॉट 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 डॉट। अब बताइए ये परिमेय संख्या है कि नहीं, सोचिए जरा। तो आप देख रहे हैं 125791035 यहाँ पे ये संख्या डॉट 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 इनफाइनाइट तक तो जा रही है, लेकिन ये संख्या कहीं रिपीट नहीं हो रही है। बोलो हाँ या ना। अगर ये संख्या रिपीट नहीं हो रही है तो क्या आप इसे बार में चेंज कर पाएंगे? अरे बोलो भाई, नहीं ना। तो आप अगर इसे बार में नहीं चेंज कर पाएंगे तो ये कभी P/Q के फॉर्मेट में नहीं आएगी, और अगर P/Q के फॉर्मेट में नहीं आएगी तो यह परिमेय संख्या भी नहीं होगी, और परिमेय नहीं होगी तो क्या होगी? अगला नंबर, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स यानी यहीं से आप जान चुके हैं कि वह संख्याएं जो P/Q के फॉर्म में नहीं चेंज की जा सकती, वो कैसी संख्याएं होंगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी। बोलो हाँ या ना। जैसे मैं कहूँ, बताओ √5, क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल नहीं। ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पे कुछ लोग दिमाग लगाएंगे, गुरुजी इसको तो हम लिख सकते हैं √5/1, ये P/Q का फॉर्म है। तो नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। √5 की यहाँ पे वैल्यू आएगी। वैल्यू क्या आती है? 2.2354 ऐसे डॉट 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 चली जाती है, और कहीं कोई रिपीट नहीं होती है। और मैंने कहा अगर रिपीट नहीं होगी तो वो कभी भी P/Q के फॉर्मेट में नहीं आएगी, और अगर P/Q के फॉर्मेट में नहीं आएगी तो वह परिमेय संख्या नहीं होगी, और परिमेय संख्या नहीं होगी तो कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। अरे बोलो हाँ या ना। समझ में आ रहा है? ओके। और अगर हम देखें तो आप बताइए √7, √10, √11, यानी वे अंडर रूट में वे संख्याएं जिनका हम एग्जैक्ट वर्गमूल हमें नहीं पता है, वो कैसी संख्याएं होंगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी। अच्छा, क्यूब रूट भी ले सकते हैं। जैसे मैं कहूँ √2, √7, √5, ये भी कैसे नंबर हैं हमारी? अपरिमेय संख्याएं। अरे बोलो हाँ या ना। अच्छा, इसे बताइए ज़रा, यहीं पे थोड़ा सा फंसाते हैं आप। बताइए √4 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? तो आप कहेंगे गुरुजी √4 का तो हमें एग्जैक्ट मान पता होता है, कितना होता है? 2, और 2 है तो 2/1 लिखा हुआ है अपने आप में ही, यानी P/Q के फॉर्मेट में है। तो ये √4 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अच्छा, इसे बताइए √27, ये परिमेय है कि अपरिमेय? तो आप कहेंगे गुरुजी √27 का भी हमें एग्जैक्ट मान पता है, कितना? 3, और 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, जो कि P/Q के फॉर्मेट में है, यानी ये भी हमारा कौन सा हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अंडर रूट और क्यूब रूट में ऐसी संख्या नहीं होनी चाहिए जिसका हमें एग्जैक्ट मान पता है, तो वो अपरिमेय नहीं, क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। बोलो समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था एक एग्ज़ाम में, स्टेट लेवल के, पूछा गया था कि पाई क्या है।
अब थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूज़न है इसलिए ये सवाल पूछा गया। तो परमेय, दूसरा ऑप्शन था अपरमेय, ना परमेय ना अपरमेय, और डी था परमेय और अपरमेय दोनों। तो परमेय और अपरमेय दोनों ये तो हो ही नहीं सकता, या तो परमेय होगा या तो अपरमेय होगा। अच्छा, ना परमेय ना अपरमेय, इसका भी थोड़ा सा कम सेंस है, फंसेंगे आप यहाँ पे कि परमेय है कि अपरमेय है। तो देखते हैं। अब कुछ बच्चों के दिमाग में तुरंत आएगा कि गुरुजी पाई का मान होता है 22/7 और 22/7 तो P/Q के फॉर्मेट में है, तो इसलिए ये परमेय हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे गुरुजी पाई का मान होता है 3.1423, ऐसे डॉट 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 कटता जाता है, डॉट 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 चला जाता है और कटता नहीं है कहीं, यानी ये P/Q के फॉर्मेट में नहीं आएगा, तो ये अपरमेय हो जाएगा। तो देखते हैं कि कौन सा किसका सही है। तो पाई का मान तो होता है 22/7 और 22/7 बिल्कुल परमेय होता है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि पाई क्या है। तो पाई बेसिकली है एक सिंबल। पाई क्या है? सिंबल है। और जितने भी सिंबल हैं वो सब कौन सी श्रेणी में आते हैं? अपरमेय की श्रेणी में आते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे मैं आपको पूछूं कि कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, उसकी भी एक वैल्यू होती है। जब उसके वैल्यू के बारे में पूछा जाएगा तब वो तो हमारा परमेय होगा, लेकिन जब पूछा जाएगा कि ची क्या है, ये सिंबल क्या है, तो सिंबल को किस श्रेणी में रखा जाता है? अपरमेय श्रेणी में। तो आप बताइए पाई क्या है? अपरमेय संख्या है, इस बात का ध्यान रखिएगा। छोटा सा क्वेश्चन था ये। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ भी। जैसे मैं कहूँ कि परमेय प्लस परमेय बराबर परमेय, परमेय प्लस अपरमेय परमेय प्लस अपरमेय बराबर परमेय, और अगला लेते हैं परमेय गुणे अपरमेय बराबर परमेय, ऐसे लिख लेते हैं कुछ भी, परमेय गुणे परमेय परमेय और अगला लेते हैं अपरमेय गुणे अपरमेय बराबर परमेय। सबको परमेय ही ले रहे हैं, अभी आगे पता चलेगा क्या होगा। अपरमेय अपॉन अपरमेय क्या होगा? बराबर ले लेते हैं, परमेय ही ले लेते हैं। अब देखते हैं क्या कौन सा स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे सही होगा, कौन सा गलत होगा। तो कह रहा है पहला स्टेटमेंट क्या है कि परमेय प्लस परमेय बराबर परमेय। तो आप जानते हैं दो परमेय संख्याएं जोड़ेंगे, जैसे मान लो ले लिया 1/3 प्लस 1/2, बताइए ये परमेय आएगा क्या? परमेय। तो 2 3 6, 3 2 5, 5/6 जो कि P/Q के फॉर्मेट में है, इसका मतलब ये तो परमेय ही होगा। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरे को देखते हैं। तो परमेय प्लस अपरमेय बराबर लिख रखा है परमेय, तो आप कोई भी परमेय संख्या ले लीजिए 2, कोई अपरमेय ले लीजिए √2। तो आप बताइए √2 का मान तो होता है 1.414 डॉट 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 डॉट, और कहीं रिपीट नहीं होता है। तो इसमें जब आप इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3.414 डॉट 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 डॉट, और कहीं कटने वाला है नहीं, और ये कहीं रिपीट भी नहीं होगा। तो ये कौन सा फॉर्मेट बना? अपरमेय का। मतलब परमेय में जब भी अपरमेय आप जोड़ेंगे या क्या करेंगे? घटाएंगे। यहाँ भी परमेय में जोड़ें या घटाएं, क्या आएगा? हमेशा परमेय ही आएगा। यहाँ परमेय में अगर आप परमेय जोड़े या आपने घटाया तो ये परमेय नहीं, क्या हो जाएगा? अपरमेय। अगर यहाँ अपरमेय होता तो ये सही हो जाता। दूसरा क्या है? परमेय गुणे अपरमेय बराबर क्या लिख रखा है? परमेय। तो अगर हम इसको देखें और एग्जाम्पल ले लें, परमेय मान लो हमने ले लिया 3, अपरमेय में ले लिया √3। तो आप जानते हैं √3 का मान होता है 1.732 डॉट 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 डॉट, इनफाइनाइट तक जाता है, कहीं कटता है नहीं। और उसमें आप किसी का गुणा कराएंगे तो वही आएगा
एक ऐसे समथिंग आएगा और कहीं कटेगा नहीं, इसका मतलब ये भी कौन सा फॉर्मेट बन रहा है हमारा, अपरिमेय। तो इसका मतलब ये भी हमारा परिमेय नहीं, क्या होगा, अपरिमेय होगा। मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। अगला अगर हम देखें तो परिमेय गुणे परिमेय, तो दो परिमेय संख्याएं जैसे 3 ले लिया, 5 ले लिया, 3 5 15, और इनका गुणा कराएंगे तो हमें क्या भी मिलेगा, परिमेय ही मिलेगा हमेशा। दो परिमेय संख्याओं का गुणा कराएंगे तो क्या मिलेगा, परिमेय मिलेगा। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। अगले को अगर हम देखें तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है अभी आपको समझ में आएगा। कह रहे हैं अपरिमेय गुणे अपरिमेय बराबर परिमेय। तो देखते हैं, हमने ले लिया एक अपरिमेय संख्या √2 और दूसरा ले लिया √3। तो आप बताइए √2 का √3 में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, √6 आ जाएगा। √6 का मान कितना होता है, 2.43 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा और कहीं कटेगा नहीं, ना ही रिपीट होगा। मतलब ये P/Q के फॉर्मेट में नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय। अरे बोलो हाँ या ना। तो ये अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन यहीं पे ध्यान देना है आपको, एक एग्जांपल मैं आपको और दिखाता हूँ। आप बताइए √2 और गुणे √8, बताइए √2 अपरिमेय है। अरे बोलो, बिल्कुल 1.414 डॉट 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 जा रहा है। √8 का मान कितना होगा, 2√2, वो भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो √2 भी अपरिमेय है, √8 भी अपरिमेय है। लेकिन जैसे ही आपने इसका गुणा करवाया तो क्या हो जाएगा, √16। और √16 का एग्जैक्ट मान तो आपको पता है कितना होता है, 4। आप बताइए अब 4 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय, बिल्कुल परिमेय है। तो आपने देखा कि जब हमने दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा करवाया तो हमें एक बार तो अपरिमेय मिला, लेकिन दूसरी बार हमें क्या मिला, परिमेय। तो ध्यान रखिएगा, जब हम दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा करवाएंगे तो हमें परिमेय भी मिल सकता है और अपरिमेय भी मिल सकता है। ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। बोलो हाँ या ना। अगला भी यही है, कह रहा है अपरिमेय में अपरिमेय का भाग लगाओ तो क्या मिलना चाहिए। देखते हैं, जैसे मैं कहूँ √3 में √2 का भाग लगाया तो ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, तो ये क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा। लेकिन फिर से यहाँ पे एक्सेप्शन है, मैं कहूँ √8 बटे √2, तो आप कहेंगे √8 का मतलब गुरुजी होता है 2√2, और √2 नीचे है, √2 से √2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ भी आपने देखा कि एक बार ये अपरिमेय आया, एक बार क्या आया, परिमेय आया। तो जब हम दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा करवाएंगे अथवा भाग करवाएंगे तो वो कभी परिमेय होगा, कभी क्या होगा, अपरिमेय होगा। बोलो हाँ या ना, समझ में आ गया आपको। तो परिमेय और अपरिमेय से इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते थे जो कि मैंने आपको करवा दिया। एक थोड़ा अगर आप और जानना चाहें तो मैं आपको बता दूं कि दो संख्याओं के बीच में हम परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। देख लेते हैं जल्दी से। दो संख्याएं हैं, मान लो A और B, और इसके बीच में पूछूं कि बताइए दो परिमेय संख्याएं बताइए या तीन परिमेय संख्याएं बताइए के बीच, मान लेते हैं K परिमेय संख्या आपको निकालना हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटे एग्जाम्स में पूछ लेता है कि दो संख्या आपको देगा और कहेगा इसके बीच में बताइए इन 4 ऑप्शन में कौन सी परिमेय संख्या है। तो उसको करने का तरीका क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, भाग लगा के देख लेते हैं कि इनके बीच में कौन सा है। लेकिन मैं आपको तरीका बताता हूँ कि कैसे निकालते हैं। आप कई सारी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। A और B के बीच में K परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, A गुणे K प्लस B बटे K प्लस 1। इस फॉर्मेट से आप A और B के बीच में K कह लीजिए या M कह लीजिए, कई सारी परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। कैसे, मैं एक एग्जांपल देके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं कहूँ कि बताइए 2 और 3 के बीच में हमें दो परिमेय संख्या बताइए, दो रेशनल नंबर बताइए। कैसे निकालेंगे आप, तो 2 गुणे K, मान लो पहली हम निकाल रहे हैं तो K बराबर हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो 2 गुणे 1 प्लस B का मान कितना है, 3 बटे K प्लस 1 यानी 1 प्लस 1। अरे बोलो,
तो 2 एकम कितना हो जाएगा, 2, 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5/2 कितना आएगा, 2.5 यानी 2.5। आप बताइए 5/2 यानी 2.5 2 और 3 के बीच में है कि नहीं है, और क्या 5/2 परिमेय है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो मतलब पहली परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, 5/2। दूसरा निकालना है तो k बराबर कितना रखिए, 2, 2 गुणे 2 + 3/2 + 1 कितना हो जाएगा, 2 दूने 4, 4 3 7/3। ऐसे आप 3 रखेंगे, अगली मिल जाएगी। कैसे, जल्दी देख लेते, 3 दूने 6, 6 3 9, 9/3 1 4, ये भी है। ये आप देखेंगे तो ये 2 और 3 के बीच में ही है, भाग लगा के मन मर्जी हो देख लीजिए। 3 दूने 6, 1 होगा, 3 3 9, 3 3 9, बोलो हाँ या ना। ये 9/4 कितना होगा, 4 दूने 8, 1 बचेगा, 2.25 हो जाएगा, ये भी इनके बीच में है। तो ऐसे हम के परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। अगला नंबर है हमारा वास्तविक संख्याएं। जल्दी से आज नंबर्स के बारे में ख़त्म कर लेंगे, अब 2 ही 3 रह गया, जल्दी से ख़त्म करते हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, सभी संख्याएं, मैंने कहा सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होंगी, सिवाय किसके, अगर अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए। अगर अंडर रूट के अंदर माइनस एन आ जाए तो इसको छोड़ दिया जाए तो जितनी भी संख्याएं आप सोच सकते हैं वो संख्याएं, सभी संख्याएं कैसी संख्याएं होंगी, वास्तविक संख्याएं। जितनी संख्याएं आपको मैंने पीछे पढ़ाया वो किसके अंदर आ जाएंगी, वास्तविक संख्याओं के अंदर। अरे बोलो, तो जितनी भी हमारी संख्याएं हैं सब वास्तविक हैं, सिवाय अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए उन्हें छोड़कर। तो आप कोई भी संख्या लिख लीजिए, वो सभी क्या होगी, वास्तविक होगी, सिवाय अंडर रूट। जैसे मैं कहूँ, बताइए अंडर रूट 3 क्या है, तो ये वास्तविक नहीं है, इसका मान होगा 3i। आई का मतलब इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर्स। ध्यान रखिएगा, अंडर रूट के अगर अंदर माइनस आ जाएगा तो उन्हें छोड़ के जितनी भी संख्याएं बचेंगी सारी क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी। अगला नंबर की अगर हम अगले नंबर की बात करें तो अगला नंबर है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। हिंदी में बोलते हैं समृद्ध संख्याएं। समृद्ध संख्याएं क्या है, मैं आपने ऊपर देखा कि सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं सिवाय अंडर रूट के अंदर माइनस एन के। तो अंडर रूट वाली संख्याओं को भी अगर शामिल कर लिया जाए और वास्तविक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो वो संख्याएं कौन सी संख्याएं होंगी, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगी। अरे बोलो हाँ या ना। तो जैसे मैं कहूँ कि x प्लस इमेजिनरी संख्या यानी i और y, यानी सभी वास्तविक संख्याएं शामिल हैं इसमें, और जो हम यहाँ छोड़ रहे थे यानी यहाँ पे जो हम क्या छोड़ रहे थे, इमेजिनरी यानी काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या यहाँ पे मैंने लिखा है इमेजिनरी नंबर्स। वास्तविक संख्याओं को क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। तो यहाँ पे जिन्हें हम छोड़ रहे थे अगर उन्हें भी वास्तविक संख्याओं में शामिल कर लिया जाए तो ऐसे नंबर्स कैसे नंबर्स होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। तो आपने अभी तक देखा कि जितनी भी संख्याएं आपने पढ़ा और जिसको छोड़ दिया था यहाँ, उनको भी अगर शामिल कर लिया जाए तो वो सब किसके अंदर आएंगी, समृद्ध संख्याओं के अंदर आएंगी। यानी आप कह सकते हैं कि जितनी संख्याएं आपने पीछे पढ़ा है वो किसके अंदर समाहित हैं, समृद्ध संख्याओं के अंदर। जैसे आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि पहले जब ब्रह्मांड नहीं बना था तो सब कुछ एक पॉइंट के बीच में था, इसी में विस्फोट हुआ जिसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। बिग बैंग थ्योरी, वहीं से हमारे सारे गैलेक्सीज, स्टार्स, अर्थ, प्लैनेट सब कुछ बना हुआ है उसी से। तो सारी संख्याएं किसके अंदर समाहित हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। बोलो समझ में आ गया, पक्की बात है। अब एक इम्पॉर्टेंट नंबर मैं और डिस्कस करूँगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बस एक ही नंबर है जिसे हम बोलते हैं रामानुजन नंबर, रामानुजन संख्या, रामानुजन नंबर। ये आप जानते ही होंगे कि भारत के बहुत ही महान गणितज्ञ थे जिनकी याद में हम 22 दिसंबर इनके बर्थ एनिवर्सरी को हम नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाते हैं, नेशनल मैथ्स
डे। ये भी ध्यान रखिएगा, जीएस का एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। तो इन्होंने एक ऐसा नंबर दिया था, इनके पीछे इस नंबर के पीछे की जो कहानी है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये ब्रिटेन गए हुए थे, वहाँ पे तबीयत खराब हुई तो एम्बुलेंस का जो नंबर था उसी नंबर को रामानुजन नंबर है। क्यों है? इन्होंने उस नंबर को देख के उसके बारे में बताया कि यह एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है जिसे हम दो अलग अलग फॉर्मेट में, दो अलग अलग संख्याओं के घनों के योग के रूप में लिख सकते हैं। यानी एक नंबर n है जिसे हम पहले लिखेंगे a का क्यूब प्लस b का क्यूब, और दोबारा उसी नंबर को हम लिखेंगे x का क्यूब प्लस y का क्यूब, जहाँ पे a b x y सारे अलग अलग नंबर हैं और ये इकलौता ऐसा छोटा नंबर है। कौन सा है वह नंबर? बिना देरी के जान लेते हैं, 1729, 1729। ध्यान रखना है आपको। कैसे? तो देख लेते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब। अब दूसरे प्रकार में कैसे लिखेंगे? 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। तो बताइए, 12 का क्यूब 1728, एक जोड़ेंगे 1729, 10 का क्यूब 1000 और 9 का क्यूब कितना होता है? 729। 1000 में 729 जोड़ेंगे कितना आएगा? 1729। तो आपको इस नंबर के बारे में बस इतना ध्यान रखना है कि रामानुजन नंबर कौन सा है? 1729। बोलो हाँ या ना। आपको समझ में आ गया? अब मैं इसकी जल्दी से आपको समरी बता देता हूँ। समरी क्या है कि अगर हम एक पेज में इन सारे नंबर को कवर करें तो आपको मैंने लास्ट में बताया कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही मैंने बताया कि सारी संख्याएं हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का मतलब क्या है? वास्तविक संख्याएं। और दूसरा क्या है? इमेजिनरी नंबर्स। तो आपने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर दो भागों में टूट गया, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। अब इमेजिनरी नंबर्स तो वो हैं जो कल्पनाओं में हैं, यानी वास्तव से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो जो कुछ नंबर हमें मिलना है वो किस में मिलेगा? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स भी हमारे आगे दो पार्ट में टूट जाते हैं। पहला है हमारा रेशनल नंबर्स, और दूसरा क्या है? इररेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर तो आपने जाना कि जिन्हें हम p/q के फॉर्म में चेंज ही नहीं कर पाएंगे वो इरेशनल नंबर होंगे, मतलब इनकी कैटेगरी अलग हो जाएगी फिर से। तो इसके आगे जो भी नंबर मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे? आपके रेशनल नंबर्स में। तो अब जितने भी नंबर आपने पढ़े हैं वो सब के सब किसके अंदर मिलेंगे? रेशनल नंबर्स के अंदर। जैसे अगर मैं इसको और क्लासीफाई करूँ तो यहीं से निकलेगा हमारा इंटीजर्स, और इंटीजर्स के ही अंदर क्या मिलेंगे हमें? सारे नंबर मिलेंगे। कौन कौन सा? नेचुरल नंबर मिलेगा, होल नंबर मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा, प्राइम नंबर मिलेगा, कंपोजिट नंबर मिलेगा, ट्विन प्राइम मिलेगा। सब कुछ इसी के अंदर मिलेगा। बोलो हाँ है ना। तो आपने इसका रिवर्स भी देख लिया। पहले हमने सारे नंबर्स को जाना, उसके बाद हमने इसका एक स्ट्रक्चर जान लिया कि पहले सारे नंबर्स किसके अंदर समाहित हैं? कॉम्प्लेक्स। ये दो भागों में टूटेगा, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स वो हैं जो कल्पनाओं में हैं, तो यहाँ से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, तो अगला कहाँ से मिलेगा? रियल नंबर से। रियल नंबर फिर से दो भागों में टूट गया, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो p/q में आएंगे ही नहीं, तो यानी आगे के जो नंबर हैं वो कहाँ मिलेंगे? रेशनल नंबर में। और रेशनल नंबर को भी अगर हम ब्रेक करें तो इंटीजर्स में टूटेगा, और इंटीजर्स में ही सारे नंबर्स हमें मिल जाएंगे। तो इसका हमने रिवर्स भी देख लिया। यहाँ से आप इस स्ट्रक्चर से सारे नंबर्स को याद रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और हमने आज ये टॉपिक ख़त्म कर दिया। ये दो पार्ट में आके हमारा ख़त्म हो चुका है। इसके आगे का हम अगले दिन देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।